बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर 9th क्लास की बायो का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जी, तो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर आप याद रखिएगा कि इसमें बेसिकली हम इस चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, इनका ओरिजिन या स्टार्ट कैसे हुआ था। आज से बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, करोड़ों अरबों साल पहले ये ऑर्गेनिजम्स जो है ना किस तरह वजूद में आए थे। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर पे हमारे पास लेवल आ जाता है, उसमें दैट इज सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल आ जाता है। ये आपका पहला लेवल आ जाता है। यानी साइंटिस्ट का ये इसके मतलब कंसेप्ट है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टार्ट जो है ना सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल से हुआ था। सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपस में मिल के एक एटम को बना रहे होते हैं। एटम आपको पता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर है, जिसकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। और एटम के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। दीज आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से एटम्स बनते हैं। ठीक है जी। तो एटम की डेफिनेशन में याद रखिएगा कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है दैट रिटेन्स इट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, जिसके अंदर एक एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको ये बरकरार रखता है। रिटेन का मतलब क्या होता है? बरकरार रखना। आपके समझने के लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स के उर्दू मीनिंग्स भी मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं लेक्चर के अंदर। मुझे उम्मीद है कि इससे भी अपने लेक्चर को समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, दीज आर ऑल एटम्स। ठीक है। अच्छा, आगे आपके पास बायो एलिमेंट्स आ जाते हैं। टोटली अभी जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं ना, ये हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी एलिमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 118 के करीब एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली अकरिंग है। नेचुरली अकरिंग का मतलब क्या होता है? कुदरती तौर पर पाया जाना। यानी 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। बाकी 18 के करीब एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको आर्टिफिशियल, रिमेनिंग एलिमेंट्स जो है ना उनको आर्टिफिशियली लैब्स के अंदर तैयार किया गया है। अब इन 92 एलिमेंट्स के अंदर 16 एलिमेंट्स जो है ना दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज बनाने के अंदर इन 16 एलिमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। फिर इन 16 में से भी 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और 99% लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज की स्ट्रक्चरल कंपोजिशन के अंदर ये मौजूद होते हैं। और ये 6 एलिमेंट्स कौन से हैं? आपको कम से कम ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ना, इन एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। ऑक्सीजन है आपके पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ना वो तकरीबन 1% ऑफ द टोटल बॉडी मास के हिसाब से होते हैं। ये नीचे आपकी बुक में एक चार्ट दिया गया है, आप इस चार्ट में देखें तो यहाँ पे लिविंग थिंग्स जो है ना उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, उनकी परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है। बट इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन, अपने नॉलेज के लिए आप इन चीज़ों को ज़हन में रख लें। फिर साथ ही यहाँ पे आपको ज़मीन की सतह के अंदर उसकी डिफरेंट लेयर्स के अंदर यहाँ पे जो डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी परसेंटेज कंपोजिशन भी गिवन है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपने बेसिक चीज़ याद रखनी है और समझनी है वो आपको पता हो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो किससे बनते हैं, एटम क्या होता है, बायो एलिमेंट्स टोटल कितने हैं और उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने हैं, और 6 जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। जी। तो नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है ना वो मॉलिक्यूलर लेवल आ जाता है। ठीक है जी। तो मॉलिक्यूलर लेवल में आप याद रखिएगा ये नेक्स्ट लेवल है कि जितने भी डिफरेंट किस्म के बायो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं ना या बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ये फ्री फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। ठीक है ना। बल्कि डिफरेंट किस्म के बायो मॉलिक्यूल या बायो एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू आपस में इकट्ठे जुड़े होते हैं, लिंक्ड अप होते हैं। और ये जो होती है ना ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है। बॉन्डिंग की फॉर्म में जब बायो एलिमेंट्स मौजूद होती हैं तो वो इनकी सबसे स्टेबल फॉर्म होती है। स्टेबल का मतलब क्या होता है? क़याम पज़ीर। यानी ये इनकी सबसे हेल्दी या क़याम पज़ीर होती है
सूरत हाल होती है, एलिमेंट्स की हाईली स्टेबल फॉर्म जो होती है उसमें वो बायोमॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, सॉरी, मॉलिक्यूलर लेवल पे आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्डिंग की शक्ल में वो आपस में इकट्ठे जुड़े होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में इकट्ठे मिलेंगे तो ये मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके भी फिर आगे दो ग्रुप्स हैं। वन इज द माइक्रो मॉलिक्यूल एंड द अदर इज मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मीन स्मॉल। माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? दीज आर लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल्स जो लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं उनका वेट कम होता है। ठीक है जी, वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कम्प्लेक्स या बहुत लॉन्ग स्ट्रक्चर्स उनकी नहीं होती, उनको आप माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे आपके पास ग्लूकोज है, वाटर है, वाटर का फार्मूला H2O होता है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। ठीक है, तो लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स आर नोन एज माइक्रो मॉलिक्यूल एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट कम्प्लेक्स कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स आर नोन एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जिसमें आपके पास प्रोटीन्स और लिपिड्स आ जाते हैं। ये मॉलिक्यूल बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, इनकी लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर लेवल के बाद आगे आपके पास ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल आ जाता है। ठीक है जी। तो ऑर्गेनेली और सेल लेवल में सबसे पहले ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं। यही जो छोटे छोटे बायो मॉलिक्यूल्स हैं, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनेलीज। इनके आपस में मिलने से क्या बनती हैं? ऑर्गेनेलीज बनती हैं। और ऑर्गेनेलीज बेसिकली सब सेलुलर स्ट्रक्चर होती हैं, यानी सेल से नीचे वाले लेवल में या सेल से जो छोटी स्ट्रक्चर होती हैं उनको आप ऑर्गेनेलीज कहते हैं। और इनमें से हर एक का एक मखसूस फंक्शन होता है, वो अपना एक प्रॉपर फंक्शन या एक फेल परफॉर्म कर रही होती हैं। जैसे कि सेल के अंदर हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्लोरोप्लास्ट ना प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है। और आगे आपके पास सेल आ जाता है। ये जो ऑर्गेनेलीज हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कंबाइन टुगेदर, ये छोटी ऑर्गेनेलीज आपस में मिल के यूनिट ऑफ लाइफ बनाते हैं, दैट इज नोन एज सेल। सेल की डिटेल हम अगले चैप्टर में देखेंगे। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ये जिंदगी की बुनियादी साख्ती और फैलियाती इकाई है। सेल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाई जाती हैं। एक एवरेज ह्यूमन बॉडी के अंदर 30 एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। 37 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है जी। तो अब ये 37 ट्रिलियन सेल्स जो पाए जाते हैं और एक रिसर्च के मुताबिक 30 ट्रिलियन पाए जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ये सेल्स मौजूद होते हैं। यही सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल के डिफरेंट किस्म के सेल्स जो है ना, वो आपस में ग्रुप्स की फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं और वो मिल के एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी सिमिलर सेल्स का, एक जैसे सेल्स का ऐसा ग्रुप जो मिल के कोई पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई मखसूस फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उसको आप टिश्यू कहते हैं। बॉडी में बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारी टिश्यूज हैं। नर्वस टिश्यू है, एपिडर्मल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है। ठीक है जी। नर्वस टिश्यूज जो है ना, ये नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। न्यूरॉन्स इसमें आ जाते हैं, इसमें नर्व सेल्स होते हैं। एपिडर्मल टिश्यू जो है ना, हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर में पाई जाती है। ठीक है जी। और ग्राउंड टिश्यूज प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं। आगे ऑर्गन आ जाता है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, टिश्यूज का एक ऐसा ग्रुप जो मिल के कोई पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, उसको आप ऑर्गन दे कहते हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आप ह्यूमन बॉडी को आप ले लें तो हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप स्टोमिक ले लें, स्टोमिक मैदा, हमारा जो मैदा है ना, स्टोमिक है, इसका काम क्या होता है? एक तो फूड स्टोरेज होता है जो खुराक को स्टोर करता है। दूसरा फूड की जो डाइजेशन रहती है, खुराक को हजम करने का जो अमल है, उसमें स्पेशली प्रोटीन्स की डाइजेशन जो है ना, वो मैदे के अंदर हो रही होती है। अब अगर आप स्टोमिक एक ऑर्गन है, उसकी डिटेल को आप देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यू। ये 2 किस्म की टिश्यू हैं जिनसे मिलके बनता है। वन इज द एपिथेलियल टिश्यू एंड द अदर इज मस्क्यूलर टिश्यू। ये 2 किस्म की टिश्यूज हैं जिनके मिलने से स्टोमिक बनता है। अब एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है? इट सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। सिक्रीट का मतलब क्या होता है? खारिज करना। ठीक है जी। ये गैस्ट्रिक जूस खारिज करती है और ये गैस्ट्रिक जूस जो है ना, ये खुराक को हजम करने में, डाइजेशन ऑफ फूड में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है। और जो मस्क्यूलर टिश्यूज होती हैं ना, इनकी कंट्रैक्शन होती है। ये स्टोमिक को कंट्रैक्ट करते हैं। कंट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है जी। स्टोमिक की कंट्रैक्शन जब होती है, उसकी वाल्व
जब सिकुड़ती हैं तो उसके रिजल्ट में फूड को ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड का मतलब होता है खुराक, ग्राइंडिंग ऑफ फूड भी खुराक को पीस देना, यानी खुराक को तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही मस्कुलर टिश्यू क्या करती हैं, स्टोमिक वाल्व की कंट्रैक्शन करती हैं। इससे खुराक को पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टोमिक में धकेल दिया जाता है। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, पीछे वाला हिस्सा, ठीक है जी। तो स्टोमिक के पीछे वाले हिस्से में उस खुराक को मूव कर दिया जाता है ताकि आगे वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव करे। आज के इस लेक्चर में हमने ऑर्गन लेवल तक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे ऑनवर्ड एंड तक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।